अगले दिन वो दफ्तर पहुंची तो जमशेद इसी के इंतज़ार में था और इसे साथ लेकर फ़ौरन से निकल पड़ा। वो पूछती भी रही लेकिन इसने मीटिंग का बोल कर इसे खामोश कर दिया। लेकिन जब गाड़ी इस बड़े से महल के सामने पहुंची तो इसे सब याद आ गया। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कल नासिर को भी बता दिया था, लेकिन बात तुम लोगों की समझ में नहीं आई। वो गुस्से में बोली तो जमशेद को अंदाज़ा हो गया कि वो किसी सूरत नहीं मानेगी। देखो, तुम्हारा शौहर पैसे पकड़ चुका है, अब तो हर हाल में जाना ही पड़ेगा। सारा काम ओके है और तुम नखरी कर रही हो। अब की बार खामोशी से मान लो बात, बाद में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जमशेद ने इतना बोलते ही गाड़ी गेट से अंदर घुसा दी और वो जो एहतजाज करना चाहती थी मुंह बंद करके बैठ गई। इसे पोर्च में उतार कर जमशेद वहीं से वापस हो गया, जबकि वो नाचार वहाँ मौजूद बटलर के साथ अंदर दाखिल हो गई। इसे धोखा दिया गया था। नासिर ने वक्ती तौर पर इसकी बात मानकर इसे एतमाद में ले लिया था, लेकिन जो काम कल होना था वो आज ही कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि शाजिया अब नहीं मानने वाली। इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर बटलर अंदर कहीं गायब हो गया। वह आम से कपड़ों में थी, लेकिन यह आम सा जोड़ा भी इसे बहुत ख़ास बना रहा था और मेकअप के नाम पर इसने सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि कबीर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। इसने सोच लिया था कि वह नासिर और जमशेद को इतना जलील करवाएगी जितना कि वो खुद नहीं हुई होगी। कबीर ने गहरी नज़रों से इसे देखा, जैसे समझना चाह रहा हो कि इसके दिल में चल क्या रहा है। कैसी हैं आप? वो इसके सामने सोफे पर विराजमान होते हुए बोला। जैसी हूँ आपके सामने हूँ, बेशरम, बेमौल और बेहिस। वो सपाट लहजे में बोली तो एक गहरी मुस्कुराहट कबीर के होंठों पर छा गई। अच्छा, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना बेशर्मी, ना बेहिसी और ना ही कम आएगी। कबीर इसी की बात इस पर लौटाते हुए बोला। शायद इसे मज़ा आ रहा था इसको छेड़ने में। आप इसलिए नहीं देख सकते कि आपके सामने इस वक्त एक मजबूर और लाचार औरत बैठी है। कभी मेरी नज़रों से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जिस औरत को इसका शौहर उठाकर दूसरे मर्द की झोली में फेंक देता है, इसकी क्या हैसियत होती है। वो तलखी से बोली तो कबीर ने चौंकते हुए इसे देखा। क्या मतलब है आपका? बात ज़रा खुलकर वजाहत करें। वो पुरसोच नज़रों से इसे देखते हुए बोला। छोड़िए मतलब को, अपना मतलब पूरा करें और मुझे जाने दें। वो मज़ीद तलख हुई तो कबीर ने झिंझिलाते हुए हाथ उठाकर इसे रोक दिया। जितनी बात पूछी जाए बस इसका जवाब दिया करें। मुझे ना ज़्यादा सुनना पसंद है और ना ही ज़्यादा बोलना। वो सर्द लहजे में बोला तो इसने नज़र उठाकर कबीर को देखा। मेरा भी यही मसला है, मुझे जो भी मिला इसे ज़्यादा सुनना पसंद ही नहीं है। वो तो बस अपनी बोलता था और कम ही बोलता था, क्योंकि जानता था कि मैं बहस नहीं करूँगी। वो आज़रदार लहजे में बोली तो कबीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इसके सामने मुस्तरब से अंदाज में कमरे के बीचों बीच टहलने लगा। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई? वो अचानक से रुकते हुए बोला तो वो सर झुका गई। इसे मालूम था कि अब वो जो कुछ कहेगी वो इसका बयान तस्लीम किया जाएगा और इसी बुनियाद पर इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। एक तरफ पुरतयुश गंद भरी ज़िंदगी थी तो दूसरी तरफ घर बैठी एक औरत जिस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर इसकी माँ के घर छोड़ दिया गया हो। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बोले तो क्या बोले। तुम बोल सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसे खामोश देखकर वो नरमी से गोया हुआ। सर, मैं एक मजबूर औरत हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए हैं और फिर इसने अटकते अटकते अलिफ से ये तक सारी कहानी इसके गोश गुजार कर दी। अब आप ही बताएं कि इस सब में मेरा क्या कसूर है जो मुझे मुख्तलिफ हाथों में दिया जा रहा है। आखिर में वो बोली तो आंसू इसकी आंखों से टूट कर इसके रुखसार को भिगो रहे थे। आप यहीं रहो जितने दिन के लिए यहाँ आई हो, बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। कबीर फैसला कुन लहजे में बोला तो वो सर उठाकर इसे देखने लगी। और हाँ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, डरता वही है जिसके दिल में मैल होता है। मैंने देख लिया है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर खाओ पियो, बाकी मैं देख लेता हूँ। कबीर इसे तसल्ली देते हुए बोला तो वो तशक्कुर भरे अंदाज में इसे देखने लगी। मौसम बदल रहा था और हवा में हल्की सी खनकी शामिल हो रही थी। दरख्तों के पत्ते ज़मीं बोस होना शुरू हो गए थे और एक अजीब सी महक ने सारे माहौल को मुअत्तर किया हुआ था। जहाँ खिज़ा ने सबको अपने जादू में जकड़ा हुआ था, वहीं इसके अंदर का मौसम बेहद उदास सा था। क्लासेस शुरू हुए 1 महीना होने को आया था और वो सारा माहौल जो कभी इसे बेहद पसंद था, अब इसका दिल ये अक्सर अचाट हो चुका था। जब दिल की ख्वाहिशें दिमाग को अपनी लपेट में ले लेती हैं तो इंसान बेबस हो जाता है। इसका भी यही हाल था और वो इन ख्यालात से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी क्लासेस बंक करके सारा दिन कैंटीन या फिर इसके पीछे बने बाग में अपना वक्त गुजारती। इसे 1-2 मरतबा कासिम नज़र आया था, लेकिन जैसा कि इसने कहा था वो रास्ता ही बदल लेता जहाँ से हुरैन गुजर रही होती थी। आज भी मौसम का जादू सुबह से कुछ ज़्यादा ही सर चढ़कर बोल रहा था। हल्की हवा ने माहौल की खनकी को मज़ीद सर्द कर दिया था और वो बाग में बैठी दरख्तों से गिर जाने वाले पत्तों को तक रही थी। तुम यहाँ बैठी हो और इधर मैं तुमको कहाँ नहीं ढूंढती फिर रही। मलिहा इसके साथ वाले बेंच पर बैठती हुई बोली
तो इसने चौंक कर इसे देखा। पता नहीं आज समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या होता जा रहा है। घर में होती हूँ तो कॉलेज जाने का दिल करता है और जब यहाँ आ जाती हूँ तो दिल घबराना शुरू हो जाता है। एक अजीब सी कैफियत है जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रही। वो लाचारी से बोली तो मलिहा इसे देखते हुए हल्का से मुस्कुरा दी। ये जो सारी अलामतें हैं ना मैडम, ये मुझे मोहब्बत की नज़र आ रही हैं। सच सच बताओ, कहीं कोई अच्छा तो नहीं लग गया तुम्हें? मलिहा इसे देखते हुए सरगोशी में बोली तो वो फीका से मुस्कुरा दी। अरे यार, कोई अच्छा लग जाता तो ऐसी हालत ना होती। यहाँ तो दूर दूर तक कोई मेरे मायार पर नहीं उतर रहा। एक तो मुझे जो भी मिलता है वो मेरे सामने पता नहीं क्यों तुरम खान बनने की पूरी कोशिश करता है। वो उदासी भरे लहजे में बोली तो मलिहा कहका लगाकर हंस पड़ी। हाँ ये तो है, मैंने भी देखा है। वो क्या नाम था इसका? हाँ कासिम। वो भी तो बात बात में अपने डैडी के डीएसपी होने का जिक्र करता था। आजकल वैसे नज़र नहीं आ रहा। पिछले साल तो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था तुम्हारे, लेकिन इस बार वो तुम्हें देखकर ही अपना रास्ता बदल लेता है। क्या कोई बात हुई है? मलिहा इसे गौर से देखते हुए सवाल कर बैठी। इसे हुरैन आज हमेशा से ज़्यादा हसीन दिख रही थी। गुलाबी शलवार कमीज़ पर बड़ा सा दुपट्टा लिए वो खुद भी कोई गुलाब की कली मालूम हो रही थी। हद से बढ़ गया था यार वो। इसने मुझे इतना तंग किया, बाय गॉड कि आज तक मैं इतनी किसी से तंग नहीं हुई। वो पिछले साल बीते किस्से को याद करते हुए बोली। क्या मतलब, इसने कोई ऐसी बात की थी क्या? वैसे पूरे कॉलेज में इसका रोब तो बहुत से लोगों पर था। मलिहा वो सारे वाक़यात सोचते हुए बोली जिनमें कासिम का मगरूर रवैया सबको नजर आया। एक नहीं बहुत बातें कर गया था वो, और वो बातें भी जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। बस फिर इसे समझाना पड़ा। अब प्लीज़ ये बात पूछना कि कैसे समझाया। वो नहीं चाहती थी कि ये किस्सा तूल पकड़े, इसलिए मलिहा को पहले ही वार्न कर बैठी। ओ बाय द वे, मुझे बोलने वालों से ज़्यादा करने वाले पसंद हैं, जो आते हैं और खामोशी से बरस कर चले जाते हैं। इसके दिमाग में किसी का ह्योला धीरे से बनकर ख़त्म हो गया। अच्छा बाबा, नहीं पूछती, चलो यहाँ से उठो, बारिश शायद होने ही वाली है, तो चलो कैंटीन में चल कर बैठते हैं, कुछ पेट पूजा ही हो जाए। मलिहा इसे उठाते हुए बोली तो वो खामोशी से इसके साथ उठकर कैंटीन की तरफ चल पड़ी। मुनीर की संगत में गुजारे हुए दिन इस पर अच्छा असर डाल रहे थे। इसकी सेहत में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा था और वो जो कमज़ोर और लागर सा हातिम था वो कहीं दब कर रह गया था। मुनीर का बात बात पर इसे टोकना और लेताड़ना, इसमें वो सब खूबियाँ सामने ला रहा था जो हालात की गर्दिश में कहीं भटक चुकी थी। अच्छी ग़िज़ा और मुनीर की तरह खाने से मुकम्मल इंसाफ ने जहाँ इसे सेहतमंद कर दिया था, वहीं इसने अपनी देरीना ख्वाहिश पर अमल करते हुए सुबह जिम जाना शुरू कर दिया था। इसे हकीकत में खुद से प्यार होना शुरू हो गया और वो दिन रात अपने आप को लेकर अच्छी खासी मेहनत कर रहा था। 2 महीने से कुछ ऊपर हो चले थे, लेकिन अभी तक इस प्लॉट की डील का कोई चांस नहीं बना था। मुनीर ने इसे बता दिया था कि जब भी इनकी तरफ से कोई हौसला अफजा खबर आई तो एक लम्हे की देर भी नहीं करेंगे। मुनीर ने इसकी हर मोड़ पर रहनुमाई की और बातों बातों में इसे इतना बहादुर ज़रूर बना दिया कि वो अब अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकता था। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। इसे ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी चाहिए थी, जिसके लिए अभी तैयारी बाकी थी। इस दिन भी वो मुनीर के साथ इसकी बाइक पर बैठा दोपहर के खाने में बीफ कढ़ाई खाकर होटल से निकला था कि सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिलों को रगड़ते हुए इन्हें भी बाइक समेत ज़मीन पर लिटा दिया। तू बोलेगा या अभी भी अपने को ही करना पड़ेगा? मुनीर लेटे लेटे इसे देखते हुए अपनी अजली अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला तो इसने उसे हैरान कर दिया। आप लेटे रहो जनाब, मैं जाकर देखता हूँ। वो मुनीर को हौंक बना छोड़कर फ़ौरन से उठ बैठा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जिसमें से 3 लड़के निकलकर एक मोटरसाइकिल वाले से उलझ रहे थे, जिसके साथ एक लड़की भी थी। अबे तू अंधा है क्या? एक तो रास्ते में बाइक चला रहा है, ऊपर से तुझे हार्न भी सुनाई नहीं दे रहा है। वही अमीरों की नाखलफ औलादें जिन्हें देखकर वो अक्सर रास्ता ही बदल जाया करता था, लेकिन आज वो पहले इनके बीच में जाकर खड़ा हुआ, थोड़ी देर इनकी धमकियाँ सुनी और फिर लड़की की तरफ देखा। आप ठीक है ना मोहतरमा? लड़की ने जवाब में परेशानी से सर हिलाया तो वह इन लड़कों की गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुआ जो स्टार्ट खड़ी थी। जो लड़का सबसे ज़्यादा बढ़ बढ़ कर धमकियाँ दे रहा था, इसके सीने पर हाथ रखकर इसे धकेलते हुए वो गाड़ी तक आया और इसकी इग्निशन में लगी चाबी घुमाकर बाहर निकाल ली और अपनी मुट्ठी में दबाते हुए इन तीनों को ताव दिलाने वाले अंदाज में देखा, जो अपनी बहस छोड़कर इसे हौंक बने देख रहे थे। अपने हाथ में ये तेरी गाड़ी की चाबी है, हिम्मत है तो इसे लेकर दिखा। एक एक करके आते हो या इकट्ठे, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हाथ में मौजूद चाबी की तरफ आंख से इशारा करते हुए खालिस मुनीर के लहजे में बोला तो इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब दूर सड़क से उठता मुनीर तो इसकी तरफ इस अदा पर सदकेवारी हो गया। बादशाहज़ादे, खुश कर दिया अपने को, कसम से तेरा बस इतना बोल देना ही इसके लिए काफ़ी है। मुनीर जोश भरे लहजे में बोला तो इसका अपना जज्बा भी आसमान को छूने लगा। वो जानता था मुनीर इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपनी तरफ भाग कर आते लड़के के मुंह पर घुमाकर एक ज़ोरदार हाथ जड़ दिया और फिर गाड़ी की चाबी अपनी जेब में डालते हुए
बाकी 2 लड़के जो अपने साथी को ज़मीन बोस होता देखकर बैक वक्त इसकी तरफ लपके थे, इनसे उलझ गया। 2 लड़के जो जान में भी इसी जैसे थे। इनको इकट्ठा काबू करना इस अकेले के बस की बात नहीं थी, लेकिन वह मुनीर को दिखा देना चाहता था कि इसकी मेहनत रायगा नहीं गई। इसलिए इसने अपने बचाव में ही सही, लेकिन पहले अपने हाथ और फिर पैर भी मशीनी अंदाज में चलाना शुरू कर दिए। मुनीर ने इसे 2 बंदों से इकट्ठा लड़ते देखकर इसकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब तक वो इस तक पहुंचा, एक अपनी नाक के बांसे की हड्डी तोड़वा बैठा था, जबकि दूसरा अपनी दोनों टांगों के बीच में इसकी ज़ोरदार लात खाने के बाद ज़मीन पर अकड़ू बैठा आह ऊह की आवाज़ें निकाल रहा था। मुनीर इन दोनों को देखकर ही परेशान हो गया था कि कैसे इसने अकेले ही तीनों को ठिकाने लगा दिया। अभी वो हालात का जायज़ा ही ले रहा था कि पहला लड़का जिसने खाली थप्पड़ खाने पर इक्तफा किया था, गाड़ी से राड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में ही मुनीर की ज़ोरदार लात सीने पर खाने से वापस गाड़ी से टकरा कर वहीं ढेर हो गया। तो इसने मुनीर को सताइशी नज़रों से देखा। वाह शहज़ादे, कसम से तूने तो आज अपने को बैक वक्त पहले हैरान और फिर परेशान कर दिया। अब ये लग रहा था जैसे कोई शेर अकेला लगड़बग्गों से लड़ रहा है। मुनीर इसे दोनों शानों से थामते हुए बोला और फिर फरते जज्बात में आकर इसे अपने सीने से लगा लिया। कसम से अपने अंदर तक ठंड पड़ गई। लेकिन ये क्या, तूने अपना लहजा क्यों कापी किया? अबे मैं जाहिल गवार आदमी हूँ, तूने तो अभी एक दुनिया देखनी है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तू दूसरा मुनीर बने। साले अपनी पहचान खुद बना। अपने जैसे बनने की कोशिश की तो तेरी मेरी लड़ाई है फिर। मुनीर इसे मजनूई गुस्से से देखते हुए बोला तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। यही शिकवा था ना आपको मुझसे कि मैं साला, मेरा मतलब है कि मैं डरपोक इंसान हूँ। चलो अब आप ये नहीं कह सकते कि हातिम दुनिया वालों से दब सकता है। वो भी मुनीर को इसके शानों से थामते हुए बोला तो मुनीर अपने अजली अंदाज में हंस पड़ा, जिससे इसकी गहरी मूंछों तले इसके सफ़ेद दांत मोतियों की तरह चमकना शुरू हो जाते थे। तू पहले भी बुज़दिल नहीं था, बस तुझे जीना नहीं आता था, लेकिन अब देख तू तो अपने को भी पीछे छोड़ गया रे। मुनीर कहका लगाते हुए बोला तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। फिर गाड़ी की चाबी जेब से निकाल कर गाड़ी के साथ पड़े लड़के की तरफ उछाल दी। आइंदा कभी ऐसा मौका आए तो याद रखना कि यहाँ अपने जैसे सरफिरे भी रहते हैं जो तुम जैसों का इलाज अच्छे से जानते हैं। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ नज़र नहीं आना। वह ऊंची आवाज़ में धमकी देता वापस मुनीर की तरफ बढ़ा, जबकि वो लड़का अपने बाकी दोनों साथियों को उठाकर गाड़ी में बिठाने लगा। सब लोग तमाशा ख़त्म हो जाने पर अपने अपने कामों में दोबारा से मसरूफ़ हो गए, लेकिन 2 आंखें अभी भी इसी पर जमी हुई थीं और इसकी एक एक हरकत का बगौर मुशाहिदा कर रही थीं। इन आंखों में जहाँ इसके लिए सताइश थी, वहीं इसकी इस दलेरी पर इसे अपनी भरपूर नज़रों में कैद करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन वो इन सब से बेखबर हंसता हुआ मुनीर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से निकलता चला गया। इसे वहाँ रहते हुए 4 दिन होने को आए थे, लेकिन इससे ना नासिर ने और ना ही जमशेद ने को रब्ता किया था। कबीर भी इस दिन के बाद से इसे नज़र नहीं आया था, लेकिन इसका ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा था। बटलर इसकी हर पसंद नापसंद का सख्ती से ख्याल रख रहा था और वो इस महल जैसे घर में आज़ादी से जहाँ चाहती घूम फिर सकती थी। आज भी बटलर जब इससे रात के खाने का पूछने आया तो इसने फरमाइश करके बिरयानी का ऑर्डर दिया, जिसकी तैयारी भरपूर तरीके से जारी थी। वो अपने कमरे में बैठी रिसाला पढ़ कर बोर हुई तो किचन में चली आई। मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। साहब को अगर पता चल गया तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। बटलर इसे देखते हुए बौखला सा गया। कुछ नहीं कहते तुम्हारे साहब, मैं देख लूँगी इनको। दिखाओ तो सही तुम बिरयानी कैसे बना रहे हो? इसने चूल्हे पर चढ़ी देगची का ढक्कन उठाकर देखते हुए पूछा तो बटलर मज़ीद घबरा गया। मैम क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ आप जाइए, मैं देख लेता हूँ ना सब कुछ। वो इसे देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला, हैं ये क्या, तुमने बिरयानी का मसाला डालने से पहले ही सारे चावल एक साथ डाल दिए? वो सर पर हाथ मारते हुए इसकी बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर गई। बटलर खामोश सघड़ा इसे रूठे हुए अंदाज में देख रहा था। कुछ नहीं होता, तुम्हारे साहब पिछले 4 दिन से यहाँ नहीं आए तो आज भी नहीं आएंगे। तुम बेफिक्र रहो और हटो साइड पर, मुझे बनाने दो। और फिर बटलर के ना करने और इसके इसे बात बात पर छेड़ने में बिरयानी तैयार हो गई। आखिर में इसे रायते का बोलते हुए वो किचन से निकलकर अपने कमरे में चली आई और वाशरूम में घुस गई। इनका तो वाशरूम भी हमारे घरों में मौजूद बैठक से कई दर्जे अच्छा और शानदार है। वो बाथ टब में बैठी अपने बीत जाने वाले माजी के बारे में सोचते हुए बिड़बिड़ाई, क्या था जो मुझे भी ऐसे ही को बंदा मिल जाता। बेशक वो हफ्ता घर ना आता, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी में सुकून होता ना। इसका दिल एकदम से भर आया और वो कितनी देर वहीं बैठी रोती रही। जब घुटन कुछ कम हुई तो नहा धोकर वो बाहर आई और अच्छे से तैयार होकर लाउंज में चली आई, क्योंकि अचानक से भूख जाग उठी थी। लेकिन जैसे ही लाउंज में पहुंची, सामने सोफे पर कबीर को बैठे देखकर एकदम से गड़बड़ा गई। आप यहाँ? वो बस इतना ही बोल पाई। जाहिर है मेरा घर है ये, मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा?
कबीर इसे गहरी नज़रों से देखते हुए मज़े से बोला तो इसे अपनी कही बात पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, जबकि सामने बैठे कबीर आज बहस के मूड में नज़र आ रहा था। वो मतलब नहीं था तो क्या मतलब था आपका? वो हल्का से मुस्कुराते हुए बोला तो वो दोनों हाथ इसके सामने करते हुए लाचारी से हिला गई, जबकि इसके इस अंदाज पर कबीर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वो एक बिज़नेस डील के सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना तो इस वक्त मैं लंदन में होता। कल वो लोग आ रहे हैं तो आपने भी तैयार रहना है। कबीर ने इसे मज़ीद परेशान ना करने का फ़ैसला करते हुए अपने अचानक से चले आने की वजह बताई। खाना लगवाऊँ या खाना आप खा कर आए हैं या कहीं जाकर खाएंगे? वो इसे देखते हुए बोली तो वो जवाब में खामोशी से इसे देखेगा। इसे खामोश देखकर इसने बटलर को आवाज़ दी और खाना लगाने का बोला। जब खाना टेबल पर लग चुका तो वो कुर्सी खींच कर बैठ गई और इसे जताती नज़रों से देखकर खुद अपनी प्लेट में बिरयानी निकालने लगी, जिसकी खुशबू पूरे लाउंज में फैल चुकी थी। अभी वो रायता ही डाल रही थी कि इसके सामने कुर्सी खींचकर कबीर भी बैठ गया और काब में से बिरयानी निकाल कर अपनी प्लेट में डालने लगा। इसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए चम्मच भरकर अपने मुंह में डाला और आंखें बंद करते हुए जायका महसूस करना चाहा। कबीर बिरयानी छोड़कर इसे ही देखे जा रहा था। इसके लिए ये सब नया था, क्योंकि जिस तबके से इसका ताल्लुक था वहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती। अचानक से इसने आंखें खोलकर कबीर को देखा और इसे अपनी जानिब देखता पाकर फ़ौरन से दूसरा चम्मच भरकर मुंह में डाला। वैसे मुझे देखने से अच्छा है आप बिरयानी ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगी। वो मुंह में मौजूद चावल को हलक में उतारते हुए बोली तो कबीर इसे देखेगा। जब बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ सामने हो तो खाने की किसी फिक्र और मदहोश से लहजे में कहता चम्मच भर कर मुँह में डाल गया, जबकि वो इसकी नज़रों को समझते हुए नज़रें झुका गई। ये तो कमाल की बिरयानी बनी है, मैंने आज तक ऐसी बिरयानी नहीं खाई। कबीर हैरत से खुश होते हुए रग़बत से खाए जा रहा था। इस वक्त वो भूल गया था कि अब की बार सामने बैठी शाजिया इसे देखते हुए हंस रही है और किचन की ओर से झांकता बटलर भी इसकी हालत से माजूज हो रहा है। वो भी हंसते हुए अपनी प्लेट से चावल खाने लगी और किन अखियों से इसे ही देखे जा रही थी जो दुनिया व माफिया से बेखबर खाने से मुकम्मल इंसाफ कर रहा था। अपनी पूरी प्लेट साफ कर चुकने के बाद इसने फिर से अपनी प्लेट भरी और टेबल से उठकर सोफे पर जाकर बैठ गया और चम्मच छोड़कर हाथों से बिरयानी खाने लगा। वो इसे खाता देखकर खुद भी चुपचाप अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो हस्बे आदत क्लास बंक करके कंटीन में बैठी थी। कमलिया इसे ढूंढते हुए वहाँ वारिद हो गई। उफ, एक तो तुमने पक्का ही अपना डेरा बना लिया है। क्यों उदास बुलबुल बनी खुद भी परेशान रहती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो? कमलिया इसे लिताड़ते हुए बोली तो वह मुस्कुरा कर रह गई। जितने समोसे तुम यहाँ बैठ कर खा जाती हो ना, तुमने FA पास करने तक अच्छा खासा भूल जाना है। मलिहा इसकी हंसी से चिढ़ती हुई अब इसके समोसों को टारगेट कर रही थी। लो तुम भी खा लो, मैं जो खाती हूँ यही खाती हूँ। घर जाकर फिर किसे होश होती है खाने पीने की? फिर तो बस मैं होती हूँ और मेरी तन्हाई। वो बात करते करते एकदम से उदास होते हुए बोली तो मलिहा खुद भी इसके लहजे पर दुखी हो गई, लेकिन फिर अचानक से कुछ याद आ जाने पर एकदम से पुरजोश हो गई। अच्छा सुनो ना, वो जो तुमने कहा था ना कि तुम्हारे वो पसंद है जो गरजने से ज़्यादा बरसते हैं, तो मैंने कल अपनी आंखों से एक ऐसा ही सीन देखा है। मलिहा इसे इसकी बात याद करवाते हुए बोली तो वो इसे नासमझी से देखेगी। क्या मतलब? मैंने कब कही ये बात? वो सवालिया अंदाज में मलिहा को देखने लगी। अरे तुम कल कह रही थी ना कि तुम्हें वो लोग पसंद हैं जो खामोशी से आकर और बरस कर चले जाते हैं। मलिहा इसे कल की बात याद करवाते हुए बोली तो इसे याद आ गया कि कल इसने ये बात कही थी और किसे सोच कर कही थी। हाँ याद आ गया। क्यों, तुमने कल कोई सीन देख लिया था? वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हो गई क्योंकि बात इसके मतलब की हो रही थी। यार तुम सुनो तो मैं कुछ बताऊँ ना। मैं कल भाई के साथ बाइक पर जा रही थी कि एक गाड़ी हमारे साथ साथ 2 और बाइक वालों को टक्कर मारती हुई फुटपाथ पर चढ़ गई। हैं, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? इसने फ़ौरन से मलिहा को टटोलना शुरू कर दिया। ओ यार मेरी पूरी बात तो सुन लो, अब बीच में मत बोलना। मलिहा चिढ़ते हुए बोली तो वो दोनों हाथ उठाते हुए खामोश हो गई। भाई को गुस्सा आ गया और वो गाड़ी चलाने वाले लड़के से उलझ पड़े, लेकिन 2-3 लड़के थे और तीनों हट्टे कट्टे। एक ने मेरे भाई को धक्के देना शुरू कर दिए कि इतने में एक और लड़का जो शायद खुद भी इनसे टकराने के बाद गिरा था हमारी तरफ चला आया और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। मलिहा बताते हुए मुस्कुरा उठी, जबकि वो और ज़्यादा तवज्जो से इसकी बात सुनना शुरू हो गई। उफ यार क्या पर्सनैलिटी थी इसकी। लंबा चौड़ा फिट सा हेयर स्टाइल और जीन्स और टी-शर्ट में बहुत कमाल का लग रहा था वो। मलिहा किस्सा सुनाते हुए एकदम खो सी गई। फिर वो इनकी गाड़ी की तरफ गया और इसकी चाबी निकाल कर अपने हाथ में ले ली और पता है क्या बोला? मलिहा ने इसकी तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। क्या बोला? वो खोए खोए से लहजे में बोली। वो बोला कि अपने हाथ में तेरी गाड़ी की चाबी है, हिम्मत है तो इसे लेकर दिखाओ।
एक एक करके आते हो या इकट्ठे, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मलिया ने बिल्कुल इसी लहजे और स्टाइल में कहा जिस लहजे में हातिम बोला था, जबकि वो हैरानी से इसे देखे जा रही थी। और फिर यही नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर इसने इन तीनों की ऐसी की तैसी फेर दी और किक और पंच मारे कि तीनों ज़मीन पर लेटे नजर आए। जितनी देर में इसका दूसरा साथी पहुंचा वो मैदान साफ कर चुका था। मलिया मज़े लेकर इसे बता रही थी, जबकि वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। और जाते जाते भी पता है क्या बोला? मलिया ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला। क्या बोला? वो एक ट्रांस की इसी कैफियत में बोली। कहता है कि आइंदा कभी ऐसा मौका आए तो याद रखना कि यहाँ अपने जैसे सर फिरे भी रखते हैं जो तुम जैसों का इलाज अच्छी तरह से जानते हैं। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ नज़र नहीं आना। मलिया एकदम से जज्बाती होते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में हातिम का डायलॉग दोहरा दिया। कैंटीन में मौजूद सब लोगों ने चौंक कर इसे देखा तो हुरैन होश में आई और शर्मिंदा होते हुए इसे हाथ से पकड़ते हुए वापस कुर्सी पर बैठा दिया। क्या कर रही हो मलिया? सब तुम्हें देख रहे हैं। इसने की नखियों से आसपास बैठे लोगों को देखा जो इसे देखकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। तो मलिया खुद भी अपनी हालत पर शर्मिंदा होते हुए सर झुका गई। यार कसम से तुम वहाँ होती ना तो अपनी आंखों से देखती कि फिल्मों वाला सीन हकीकत में हो तो कैसा लगता है। मलिया इसे बताते हुए आंखें ज़ोर से मीच गई। अब वो इसे कैसे बताती कि ऐसा सीन वो अपनी ज़िंदगी में कई बार अपनी आंखों से देख चुकी है। लेकिन हर शेर पर एक सवा शेर होता है और मज़ा तो तब है कि इस सवा शेर को कोई लगाम डाले। इसकी आंखों में जमील साहब का शब्बीर को बेइज्जत करना घूम गया। तुम देखती ना कि वो कैसा डैशिंग और फिट पर्सनैलिटी वाला लड़का था तो पागल हो जाती, जैसे मैं पागल हुई हूँ। अल्लाह करे बस एक बार फिर से वो मिल जाए तो मैं इसका पीछा नहीं छोड़ना। फिर मलिया की हालत नाजुक होती जा रही थी तो इसने पानी का गिलास भरकर इसके सामने रख दिया। अचानक से इसके दिमाग में वो रोता हुआ लड़का आ गया जिसके पैसे छिन जाने पर इसने इसकी मदद की थी। कितना फ़र्क है बंदे बंदे में, कोई रोता है तो कोई रुलाता है। वो हल्की सी बिड़बिड़ाहट नुमा आवाज़ में बोली। तो मलिया इसे अचंभे से देखे गई। मुझसे कुछ कहा तुमने? मलिया बोली तो वह नफ़ी में सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। काफ़ी देर से क्लास नहीं ली, क्या ख्याल है या आखिरी क्लास ले ही ना ली जाए? वह मलिहा की तरफ देखकर बोली तो वो खामोशी से उठकर इसके साथ बाहर चली आई। इसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था और इसे क्लास लेने में ही आफियत नज़र आई थी।